सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक शब्द आ रहा है सभ्यता, इसको समझते हैं। सभ्यता और एक होता है संस्कृति। जब सभ्यता की बात होती है वहां पर संस्कृति का भी चर्चा बहुत जरूरी हो जाता है। यानी सभ्यता और संस्कृति दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंट है, इसको समझते हैं। देखो सभ्यता क्या है, जो हमारे पास है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास घर है, बंगला है, सड़क है, गाड़ी है, ये सब सभ्यता का सूचक है। और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। कहने का मतलब सभ्यता को हम बना सकते हैं, जो हम बनाते हैं सभ्यता है, जो खुद हम हैं क्या है, संस्कृति है। कहने का मतलब कपड़ा पहनने का स्टाइल हो गया, बोलने का स्टाइल हो गया, खाना खाने का स्टाइल हो गया, ये सब हो गया संस्कृति। ठीक है, वही कपड़ा, गाड़ी, बंगला सब क्या हो गया, सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता का इंग्लिश होता है सिविलाइजेशन और संस्कृति का इंग्लिश होता है कल्चर। क्या यहाँ पर क्या लिखा गया, खोज, उसके बाद है काल, नामकरण, निर्माता, लास्ट में लिखा गया विशेषता। यानी 4 टॉपिक का भी जो है 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। खोज अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है, देखो कोई किसी भी चीज का खोज अनायास अचानक नहीं हो जाता है, धीरे धीरे क्रम वाइज होता है। कोई थोड़ा सा चीज बताता है, कोई थोड़ा सा। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है जानकारी हमें अचानक नहीं मिलती है। इसके विषय में एक लंबी कहानी है, उस कहानी को हम क्रम वाइज से भरेंगे, क्रमिक अध्ययन करेंगे ताकि बेहतर रूप से समझ सके, याद रह सके। उसके बाद है काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है पता है पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। इसका काल जो है कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा विद्वान जो है, बहुत सारा पुरातत्ववेत्ता इसके काल को लेकर मतभेद है सभी में। ठीक है, तो काल के बारे में चर्चा करें। नामकरण, अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं कहीं नाम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, कहीं कहीं पर मिलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसका नाम अलग अलग क्यों पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिया गया है निर्माता, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने वाला कौन था, कौन लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाकर रहते थे इतने अच्छे तरीके से। और लास्ट में जानेंगे विशेषता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या विशेषता था। ठीक है, सारे टॉपिक को क्रम वाइज अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। इसके अलावे और क्लास होंगी जिसमें हम जो है विस्तार के बारे में बताएंगे। ठीक है, इंडिया का मैप बनाकर उसमें विस्तार के बारे में बताएंगे, कहाँ से कितने स्थल खोजे गए हैं, किस राज्य से कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं, किस किस स्थल से जो है कौन कौन से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है, सारा का सारा चीज जानने वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एक बात, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो हम लोग जो है वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानते थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप ये हुआ जब ब्रिटिश काल में बृहद पैमाने पर इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का प्रयास किया गया तो पता चला कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है, जिनमें से पहला मिस्र की सभ्यता जिसको नील नदी की सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद तुम्हारा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। उसके बाद चीन की सभ्यता जिसे हुआंगहो नदी की सभ्यता कहते हैं। और चौथा जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत की सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक निकला। तो हम विशेष रूप से यहाँ पर जो है भारत में जो सभ्यता प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता उसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले खोज के बारे में क्या पॉइंट्स लिखे गए जरा ध्यान से देखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार था, पुरातत्ववेत्ता था चार्ल्स मेसन। इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। तो वहां दौरा करने के बाद इन्होंने 1826 में क्या था, याद रखना क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले किसने हड़प्पा सभ्यता के टीले का उल्लेख किया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी कौन देता है, चार्ल्स मेसन देता है। कब देता है, 1826 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने एक पत्रिका निकाला। ये जब पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया वहां पर जो कुछ अनुमान लगाया, जो कुछ रिसर्च किया, इन्होंने जो है एक पत्रिका निकाला, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन पूछा जाता है, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसी पत्रिका में इन्होंने चार्ल्स मेसन ने चर्चा किया कि हड़प्पा सभ्यता नाम का भी कोई चीज है। हालांकि स्पष्ट रूप से इनके द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया इस जगह शायद कोई सभ्यता है। अगला पॉइंट से लिखा गया है बर्टन बंधु। यह घटना जो 1856 ईस्वी का है। बर्टन बंधु नाम का 2 भाई यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन 2 इंजीनियर थे जो कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो जब यहाँ से बिछाने का काम कर रहा था, यहाँ पर ईंटें खुदाई कर रहा था तो ईंटें मिली, तो ईंटों का प्रयोग जो है इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में कर दिया। तो इन्हें तो पता चला कि शायद यहाँ पर कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी, पुराने भवन रहे होंगे, यह किसी सभ्यता का अंग है, इससे बिल्कुल ही अनजान रहा। तो यह घटना जो आगे बढ़ जाता है, यहाँ भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह सभ्यता है।
यहाँ पर कोई सभ्यता है, ठीक है। हालांकि पता चला इसे कोई यहाँ पर पुराना बिल्डिंग रहा होगा जैसे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यह बर्टन बंदूक संबंध में घटनाएं। उसके बाद है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1853 से 1856 के बीच भारतीय पुरातत्व के हेड थे और इन्होंने जो है सबसे पहले व्यवस्थित रूप से हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान दो चीजों को, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है क्वेश्चन पूछेगा कब बना था भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष। 1853 से 56 के बीच तक 3 वर्षों तक इसका कार्यकाल रहा और इन कार्यकाल के दौरान जो है कई बार पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया, इसे ढूंढने का प्रयास किया, तरह तरह का रिसर्च करने का प्रयास किया, लेकिन उतना सफलता प्राप्त नहीं हुआ जितना सफलता की जरूरत था, ठीक है। तो अंततः जो है जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में इसके नेतृत्व में 2 भारतीय व्यक्ति थे। एक था दयाराम साहनी जिसका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी प्राप्त होता है इतिहास में, और दूसरा राखल दास बनर्जी। इसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्हीं 2 पुरातत्ववेत्ताओं ने, ठीक है, दयाराम साहनी उसके बाद राखल दास बनर्जी ने खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। खोज प्रारंभ हुआ तो अंततः क्या परिणाम निकलता है? दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज किया जाता है और 1922 में जाकर राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, एक क्रमिक रूप से लिखा गया है खोज के बारे में। इस सिस्टम को याद रखना है, इस बैकग्राउंड के रूप में याद रख सकते हो, एक तरह से क्रमिक रूप से अध्ययन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टॉपिक काल। काल को लेकर जो है विभिन्न पुरातत्ववेत्ता एक मत नहीं है, मतभेद है सभी में। तो कैसे मतभेद है जरा देखो ध्यान से। तो अगर मतभेद है तो सही काल क्या हड़प्पा सभ्यता, इसको सीखते हैं। यहां पर लिखा गया है, देखो पहला लिखा गया जॉन मार्शल, पता है जो खुदाई किसके नेतृत्व में हो रहा है? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो यह जो है पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष है, हेड है, तो इनका जो काल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे पुरातत्ववेत्ताओं ने अलग अलग टाइमिंग बताया, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना जरूरी होता है। कभी कभी पूछ देता है क्यों इसका, क्योंकि हेड है ना, अध्यक्ष है पुरातत्व विभाग का, ठीक है। इन्होंने टाइम बताया 3250 बीसी से 2750 बीसी के बीच इसका काल रहा, लेकिन हालांकि उतना मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब तुम लोग को पता है एक चीज बताए थे, कार्बन 14 विधि, ठीक है, कार्बन 14 सिस्टम। यह सिस्टम क्या है, यह विधि क्या है पता है? किसी भी जीवित प्राणी में कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में पाया जाता है। जब मृत्यु विनाश की स्थिति में क्या होता है, कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, घटने लगता है, ठीक है। और इस प्रकार से जब वस्तुएं निकालते हैं उसमें जो है कार्बन 14 का जांच करते हैं, कार्बन 14 विधि लगाते हैं, उसमें पाते हैं कि अगर कार्बन 14 का मात्रा जितना कम है उसको उतना प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है। और जो कार्बन 14 का क्षय होने का प्रक्रिया है इसको रेडियोधर्मिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता। तो क्या होता है कार्बन 14 विधि में? कार्बन 14 विधि के द्वारा समय बताया गया 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, ठीक है। ये तुम्हारा ज्यादा मान्यता प्राप्त था और इसको जो है समर्थन प्राप्त किसने दिया, किसने सपोर्ट किया? डीपी अग्रवाल ने। याद रखना इस चीज को, डीपी अग्रवाल ने कहा कि जो कार्बन 14 विधि के द्वारा समय बताया गया यही परफेक्ट है। क्या समय बताया गया था? 2300 से 1750 बीसी, ठीक है। हालांकि विभिन्न इतिहासकार जो है ना मतभेद है, ठीक है, फिर भी जो है इसका काल लेकर चल सकते हो तुम लोग 2500 से 1700 बीसी तक, ठीक है। इस पर सभी का समर्थन लगभग इसी पर झुका होता है सबका। हालांकि 2300 से 1750 बोले कार्बन 14 विधि के द्वारा, लेकिन एक मानक ईस्वी दिया गया सभी के द्वारा 2500 से लेकर 1750 बीसी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है, ठीक है। तो ये काल के संबंध में 2-3 पॉइंट्स है, याद रखना है। कार्बन 14 विधि बहुत वीवीआई हो जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बन 14 विधि के द्वारा जो बताया गया है 2300 से 1750 बीसी तक, ठीक है। और कहीं कहीं पर तुमको ऑब्जेक्टिव में 2500 से 1700 बीसी तक भी मिलेगा। आगे चलते हैं नामाकरण। नामाकरण, इसका अलग अलग नाम क्यों दिया गया? पहला नाम है तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता। जब सिंधु इस हड़प्पा सभ्यता का खोज किया जा रहा था तो पाया गया ज्यादातर जो शहर है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ है। इतिहास में एक परंपरा रहा है कि जिस भी सभ्यता का नामकरण किया जाना होता है जिस नदी के किनारे होता है ना उसी के द्वारा नाम उसका रख दिया जाता है। जैसे मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी की भी सभ्यता कहते हैं, क्यों? क्योंकि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। चीन की सभ्यता को हम हुआंगहो नदी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जिस नदी के किनारे बसा होता है उसी के नाम से रख देते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ, जब स्थलों का खोज किया जा रहा था ज्यादातर स्थल कहाँ मिला?
सिंधु घाटी और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिला, तो इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया गया। जब आगे बढ़ते हैं तो जब और स्थलों का खोज किया गया तो पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही नहीं बल्कि सरस्वती नदी के किनारे भी बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा। हालांकि ये नाम कुछ इतिहासकारों तक ही सीमित रहा, बुक में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ही कम इसका चर्चा है। आगे बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? पता है कि 1921 ईस्वी में यहाँ जो पढ़े दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, रावी नदी के तट पर। ठीक है, जो अभी पंजाब में वर्तमान में है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, तो एक इतिहासकार में मान्यता था अगर नामाकरण में कोई कष्ट होता है तो उस सभ्यता का नाम जो है उस शहर के नाम पर होगा जिस शहर का खोज, जिस स्थल का खोज पहले किया जाता है। ठीक है, तो पहला खोजा गया स्थल था दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, इसलिए इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाता है। क्वेश्चन भी पूछेगा हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, बताएंगे। चूंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल का खोज किया गया, हड़प्पा नगर का खोज किया गया, इसलिए पूरे सभ्यता का नाम क्या रख देते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नामकरण में ये बात था मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता याद रखना है, चूंकि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में चूंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा। आगे अब जाते हैं तो लिखा हुआ निर्माता, मतलब बसाने वाला कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन बसाया। ठीक है, इसमें दो मत दिया गया, एक है विदेशी मत, एक है स्थानीय मत। विदेशी मत जो है, जितना भी विदेशी इतिहासकार था उन्होंने विदेशी मत को प्रधानता दिया। विदेशी मत क्या होता है? विदेशी मत के द्वारा कहा कि जो है सुमेरियन सभ्यता था, मतलब सुमेरियन लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आते हैं, ये हम सपोज दैट मोहनजोदड़ो की सभ्यता है यहाँ पर, इससे जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इराक की तरफ जाके मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, इससे भी जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो यहीं पर एक सभ्यता था मेसोपोटामिया में जिसे सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। ध्यान देना चीजों को। मोहनजोदड़ो से जैसे इधर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जो है मेसोपोटामिया सभ्यता मिलता है, इससे जब आगे बढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक थी सुमेरियन सभ्यता, और इनके द्वारा अनुमान लगा, इनके द्वारा तर्क दिया गया यही सुमेरियन लोग जो है यहाँ पर आए, यहाँ पर घर बनाए और नगरों का विकास किया और रहने लगा, इन्होंने तर्क दिया। लेकिन जो है दूसरा, इसको जो है सुमेरियन लोग को जो है कहने का किसका मानना है, ये जो है मार्शल हो गया, व्हीलर हो गया, गार्डनर चाइल्ड हो गया, डीडी कोसाम्बी इत्यादि जो है विदेशी पुरातत्ववेत्ता है, इनके द्वारा विदेशी मत को प्रधानता दिया गया। ठीक है, और उसके अलावा जो स्थानीय मत जब आया, स्थानीय मत क्या है, जितना भी भारतीय इतिहासकार है और बहुत सारा विदेशी इतिहासकार भी, उन्होंने कहा कि नहीं, इस सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग जो है सुमेरियन लोग नहीं थे बल्कि द्रविड़ जाति के थे। ठीक है, और द्रविड़ जाति के, और इसको जो समर्थन प्राप्त किया, किसने समर्थन दिया? राखालदास बनर्जी ने। चूंकि राखालदास बनर्जी जो है क्या करता है, मोहनजोदड़ो की खोज करता है 1921 ईस्वी में, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया द्रविड़ जाति को। और इन्होंने भी तर्क दिया, इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, पहले भी देखो विदेशी मत क्या कहता है, ये कहता है कि देखो जैसा यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता में घर बना हुआ है वैसा घर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मोहरों का यूज होता था, यहाँ भी मोहरों का यूज होता था। ठीक है, यहाँ से भी कुछ धार्मिक परंपराएं मिलती थी। लेकिन स्थानीय मत के द्वारा कहा गया दोनों स्थान पर तो नगरों समान भवन पाया गया, लेकिन वहाँ पर नालियों की व्यवस्था अलग थी, मोहरों का क्वालिटी अलग था। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं ईंटों का आकार अलग था। तो इस तरह से जो है ज्यादातर मान्यता स्थानीय मत को दिया जाता है, याद रखना। अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले कौन लोग थे, तो द्रविड़ जाति के लोग थे। कौन थे? द्रविड़ थे। ठीक है, राखालदास बनर्जी द्वारा। इसके अलावा जो है आर्य कुछ इतिहासकार है, जैसे TN रामचंद्र हो गया, लक्ष्मण स्वरूप फुसालकर, ये कहता है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाला द्रविड़ नहीं आर्य थे। एक बात याद रखो, जब आर्य लोग पहले आ गए थे, जब वैदिक काल में आते हैं तो उस समय क्या देखते हैं, लोग झोपड़ी में रहने लगता है। जब आर्य लोग पहले आ गए थे, जब वो भवनों में रहते थे, तो फिर आकर झोपड़ी में क्यों रहने लगे? तो एक तरह से ये भी सवाल बनता है। तो ये तुम्हारा जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य रूप से द्रविड़ जाति के लोग। अब अंततः जब जाते हैं विशेषता में, तो विशेषता में याद रखना ये एक नगरीय सभ्यता। भारत में सबसे पहले अगर नगरीय सभ्यता का विकास होता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। ठीक है, यह नगरीय सभ्यता थी। पढ़ाई देखते हैं नगरों में क्या होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। ठीक है, सड़कें चौड़ी होती है, नाली की व्यवस्था होता है। तो एक तरह से सारी सुख सुविधाएं जो है हड़प्पा सभ्यता में था।
तो एक तरह से नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद कांस्य युग, पता है तुम लोग को, बताया है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आयरन एज। तो कांस्य क्या होता है, कांसा क्या होता है, सबसे पहले पता है तुम लोग को बताए थे, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो तांबा को खोजा गया था, ठीक है, तांबा का यूज किया गया, तांबा में ही टीन मिला देते हैं ना तो कांसा बनता है। तो इस हड़प्पावासी के द्वारा जो है कांसे का इस्तेमाल किया गया बड़े पैमाने पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक, इसको समझाने की जरूरत नहीं, समझ चुका है तुम लोग। आदि ऐतिहासिक वैसा सभ्यता जिसमें जो है लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया, लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल है। एक पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़े, पाषाण काल को पढ़े थे ना डिटेल से। उसके बाद एक होता है इतिहास, इतिहास के ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित और साहित्य, पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य हैं, लिखित को पढ़ा भी गया है, उसमें वैदिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता था। उसके बाद है शांति प्रिय, ये लोग मार उड़ नहीं करता था, जब खुदाई हुआ वहां पर कहीं भी ऐसे देखते हैं, प्राचीन काल में ज्यादातर सभ्यता जो है ना धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध करा करता था, लेकिन ये लोग जो शांति प्रिय था, कहीं से भी बड़ा हथियार, औजार, गोली, बंदूक तो कुछ नहीं मिला, तो इसलिए हम अनुमान लगाते लोग शांति प्रिय था। साथ ही साथ जो व्यापार प्रधान था, पता है ना आजकल ऐसे भी देखो, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरों में क्या होता है, कृषि कार्य नहीं होते, वहां पर व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उद्योग होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी एक व्यापार प्रधान सभ्यता था, वहां पर कृषि बहुत कम किया जाता था, क्या किया जाता था, व्यापार, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोज, काल, नामाकरण, निर्माता और विशेषता, इसके बारे में अच्छे से क्रमिक रूप से लिस्ट देखोगे, याद हो जाएगा, ठीक।